हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की भी 14 की भी। वीडियो नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले वो वीडियो जाके जरूर देखिए, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसमें हम अब पहले हमने बात करी थी क्लोजिंग एंट्री की, फिर बात करी ट्रांसफर एंट्री की, अब बात करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। जनरल प्रॉपर में एडजस्टमेंट एंट्री भी तो होती है, तो वो कहाँ पहुँच होती है, तो उसको भी समझेंगे। ठीक है, तो ये है वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। इसको जनरल, ये वैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड वाली एंट्री हम जनरल चैप्टर में भी समझ चुके हैं, लेकिन इसको एक बार इसमें भी समझेंगे। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट देखो वही है इन द बुक्स ऑफ, नाम तो लिखा हुआ नहीं है फर्म का, जनरल प्रॉपर, डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट क्रेडिट। अब इसमें भी कोई ईयर तो लिखा हुआ नहीं था, ईयर लिखा हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 31/मार्च 2022। तो ये जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ट्रांसफ़र, क्लोजिंग, ये सब कब होता है? साल की एंड में, और साल एंड होता है 31 मार्च को। यहाँ लिखा हुआ था मार्च 31, तो पहला एंट्री वही, सारी एंट्री मार्च 31 को ही होगी। अब देखो, सबसे पहला कह रहा है क्वेश्चन में इंटरेस्ट एक्रूड 2500। पहले तो समझ लेते हैं कि भाई एक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है। एक्रूड इंटरेस्ट ये पहले भी हम समझ चुके वैसे, या एक्रूड इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट, या कोई भी इनकम होगी एक्रूड वाली, होती क्या है? एक्रूड इनकम होता है कि इनकम आपने कमा ली है, इनकम अर्नड, बट नॉट रिसीव्ड। अभी रिसीव होने की डेट नहीं आई है, लेकिन कमा ली है। मतलब मान लेते हैं कि आपने मान लो 1 अप्रैल को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी, 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 1 अप्रैल को चलो रह देते हैं, मान लेते हैं 1 फरवरी को मान लेते हैं, 1 फरवरी को मान लेते हैं। आप मान लो आपने 1 फरवरी को इन्वेस्टमेंट करी 2022 की, और आपको पता है साल एंड होता है हमारा 31 मार्च को, बीच में आ गया 31 मार्च। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 फरवरी को करी, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करी, इसको जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा इसके ऊपर, वो मिलेगा 30 जुलाई को 2022 की। मतलब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव कब होगा? 30 जुलाई को, लेकिन बीच में आ गए 31 मार्च। यहाँ पर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है ना, बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, सब कुछ दिखाना पड़ता है कि भाई आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितने एसेट है, कितने लायबिलिटी है। 31 मार्च आ गया बीच में, तो आप मुझे बताओ कि 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जो आपने इन्वेस्टमेंट करी, क्या उसमें आपने 2 महीने में कुछ कमाया या नहीं कमाया? कुछ तो कमाया है। वो इंटरेस्ट आपने 2 महीने का कमाया है, भले ही मिला नहीं है, कमाया तो है, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टमेंट तो पहले ही कर दी थी ना, तो आपने उसी डेट से पैसा कमाने लग गए थे इंटरेस्ट का। 2 महीने का इंटरेस्ट आपने कहीं ना कहीं कमा लिया होगा। मान लो अगर आपका 1 फरवरी से लेकर 30 जुलाई तो जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपको 30 जुलाई को मिलेगा। लेकिन अगर उसमें से मैं निकाल दूँ 2 महीने का कितना है, 2 महीने का निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। मान लो अगर 10,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 रुपये अगर वो है फरवरी से लेकर जुलाई तक, कितना होता है? तो आप देखोगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 महीने का होता है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं निकालना चाहूँ 2 महीने का, कितना होगा? तो निकाल सकते हैं। ये 5 महीने का अगर इंटरेस्ट है, पहले 10,000 रुपये पूरे 5 महीने का ही, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, और 2 महीने का निकाला, 2 महीने से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर ये 10,000 रुपये 5 महीने का है तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो जो 2 महीने का इंटरेस्ट आपने कमा लिया, मिला नहीं है, उसे बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। अब वो मैंने एग्जांपल इंटरेस्ट का दिया है, वो कोई भी इनकम हो सकती है। तो बेसिकली इंटरेस्ट अगर आपको मिलता तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ऐसे ऐसे एंट्री करते आप। अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता, बट क्योंकि ये मिला नहीं है तो कैश अकाउंट को डेबिट नहीं कर सकते, तो इसकी जगह मुझे डेबिट करना पड़ेगा ऐसा अकाउंट जो कि बेसिकली आपको फ्यूचर में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, और उसे बोलते हैं एक्रूड। तो कैश अकाउंट की जगह मुझे नाम लिखना पड़ेगा जिस चीज़ का ये इंटरेस्ट है, उसका नाम क्या बढ़ गया? एक्रूड, और लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये अकाउंट खुलेगा
एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट। बेसिकली कैश अकाउंट लिखना था, लेकिन इंटरेस्ट मिला नहीं है, बट कमा तो लिया है ना, तो उसने जब कमा लिया है और मिला नहीं है उसको बोलते हैं एक्रूड, तो नाम पड़ जाएगा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। तो एंट्री होगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो इनकम है, इनकम तो क्रेडिट होती ही होती है, पर डेबिट साइड में कैश अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। तो यही लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2500 से, तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, बस सिंपल जनरल लिखो, बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एक कि भाई वेजेस जो है मार्च 2022 की आउटस्टैंडिंग है, यानी कि आपको समझ में आया साल के एंड में कि 10,000 रुपये के वेजेस आउटस्टैंडिंग है। ये भी हम समझ चुके कई बार, वैसे एक बार दोबारा समझ लेते हैं, जनरल में भी हमने समझा था। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता है क्या होते हैं भैया, आउटस्टैंडिंग खर्चे मतलब ऐसे खर्चे जो खर्चे हो गए, एक्सपेंसेस इंकर्ड, एक्सपेंसेस हो चुके हैं बट आपने पे नहीं किए, बट नॉट पेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, कि जो भी पूरा साल में आपके ऐसे खर्चे जो आपके हो गए थे बट आपको पे नहीं करे, आपने पे नहीं करे, तो साल के एंड में पता चलता है ये कि भाई आपने साल में जो भी खर्चे किए वो कौन से पे नहीं करे, वो सब किस में आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग में। अब मुझे बताओ खर्चा करने की एंट्री क्या होती थी, आप क्या करते थे, खर्चे वाला अकाउंट क्या करते थे, डेबिट करते, नाम आता था, कोई भी खर्चा होता था, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते थे ना। बट इस बार आपने बेसिकली क्या हुआ, खर्चा पे नहीं किया, तो टू कैश अकाउंट की जगह, लेकिन खर्चा हो गया है, खर्चा हो गया था तो खर्चा तो डेबिट करेंगे, खर्चा तो हो गया था लेकिन आपने वो पे नहीं करा, तो खर्चा तो अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन इसको कहाँ डाल दूंगा, नाम क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि खर्चा हो गया है बट ये खर्चा पे नहीं करा, तो कौन से अकाउंट डाल दूंगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि अब वो खर्चा पे करना है फ्यूचर में, लायबिलिटी बन गई मेरी है। ऐसे ये हमारा एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एसेट, क्योंकि यहाँ से आपको पैसा मिलेगा फ्यूचर में, बाद में, जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल देखा 30 जुलाई को, यहाँ आपको पैसा मिलेगा और यहाँ पर आपको पैसा पे करना है, तो इसलिए इसका नाम बढ़ गया आउटस्टैंडिंग। तो इसकी एंट्री होगी कि एक्सपेंसेस जो भी होगा उसे डेबिट कर देंगे और आउटस्टैंडिंग। अब देखो क्वेश्चन में वेजेस दे रखा था कि वेजेस आपने पूरे साल में हुई 2022 की, आपने पे नहीं करी 10,000 रुपये, तो उसको कहाँ डाल दूंगा, देखो खर्चा आपने हुआ, आपने एंट्री पूरे साल में करी नहीं होगी, बिकॉज खर्चे वाली, तो वैसे खर्चे वाली एंट्री करते थे एक्सपेंसिव टू कैश, बट आपने पे ही नहीं करा था तो एंट्री करी नहीं। एंड में जाके आप एंट्री ये वाली करेंगे कि भैया खर्चा तो हो गया था ना, तो वेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे कि खर्चा है वेजेस 10,000 से, बट कहाँ डाल दूंगा, टू आउटस्टैंडिंग, यानी कि ऐसा खर्चा जो आपने पे नहीं करा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 10,000। तो ऐसे लिखिए बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, या बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, इसे एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं, कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है कि भैया अब देखो इंश्योरेंस प्रीपेड वाला भी खर्चे ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, जो आपने एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल वाले जो आपके खर्चे हैं वो आपने आज ही इस साल पे कर दिया, तो आपका बोला जाएगा वो एडवांस खर्चा है। खर्चा होना था अगला साल, कर दिया आपने इसी साल पे। ये ज़्यादातर होता है इंश्योरेंस में, क्योंकि जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो आप पूरा पैसा एक साथ पे कर देते हो, लेकिन उसका बेनिफिट, उसकी सर्विस मिलेगी अगले साल। रेंट के केस में कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ दोबारा से, एक्सपेंसेस जब हो गया होगा, जब आपने ये खर्चा पे करा होगा एडवांस में, तो एंट्री पता क्या करी होगी, आपने ऐसे करा होगा, खर्चा के पे करा तो खर्चा अकाउंट डेबिट करा होगा और टू कैश अकाउंट करा होगा। आपने जब खर्चे वाले एंट्री करते हो
तो आप एंट्री यही करते हो, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा खर्चा इंक्लूड होगा जो कि एडवांस है, और ये आपको साल के एंड में समझ में आता है। साल के एंड में आपको बताएगा कि आपने जितने भी खर्चे पे करे उसके अंदर कुछ प्रीपेड खर्चे थे, अब उनको प्रीपेड खर्चे को एडजस्ट करना है। यानी कि अब आपको इसमें से ऐसे खर्चे जो प्रीपेड है उसको हटाना है, बिकॉज आप अकाउंटिंग में खर्चे वही लिखते हो जो इस साल के, अगले साल वाले नहीं खर्चे लिखते। तो अगले साल वाले खर्चे यहाँ से हटाने हैं। तो हटाएंगे कैसे? ये जो आपने एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किया होगा एडवांस वाले से, जितना एडवांस आपने पे किया उसको हटाना है। हटाएंगे कैसे? डेबिट है, और जब आपको किसी चीज़ अकाउंट को कम करते हो तो क्रेडिट कर देते हैं। तो हम क्या कर देंगे, जो भी आपने इसमें से एडवांस खर्चा पे किया था, जितना डेबिट किया होगा एडवांस वाला, उसको कम कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर दूंगा। तो टू एक्सपेंसेस अकाउंट, जो भी एक्सपेंस का नाम होगा उसके हिसाब से। तो अगर इसमें कोई आपने एडवांस वाला खर्चा डेबिट किया था तो उसको हटा देंगे, और कहाँ डाल दूंगा? ये अकाउंट के नाम पे, यानी कि प्रीपेड। ये खर्चा किस चीज़ का आपने ये है उसका नाम लिख रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जो आपने इसका रीज़न लिख रहे हैं एक तरह का, आप समझ लो कि जो आपने खर्चा जो आप हटा रहे हो उसका कहाँ डाल रहे हो, वो खर्चा किस चीज़ का है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ लिख दे प्रीपेड एक्सपेंस। और ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है, क्योंकि फ्यूचर में अब आपको ये खर्चा पे नहीं करना है। ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, आपको फ्यूचर में सर्विस मिलेगी, लेकिन उसका पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज पैसा आपने पहले ही पे कर दिया था। ठीक है, तो आपका ये एसेट बन जाता है जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। तो एंट्री हमारी कुछ ऐसी होगी कि आपने खर्चा जो पहले पे किया होगा उसमें प्रीपेड इंक्लूड है, तो उसको हटाने के लिए एंट्री होती है। तो ये एडजस्टमेंट बोलते हैं इसे। तो आप देखो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में आपका यही कह रहा था कि आपने इंश्योरेंस को प्रीपे कर दिया 1500 का, यानी कि इस साल जितने भी आपने इंश्योरेंस पे किया होगा, इस साल में आपने इंश्योरेंस को पे किया होगा, तो आपने एंट्री पता क्या करी होगी? आपने एंट्री करी होगी भैया इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट किया होगा टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करी होगी इंश्योरेंस को पे करने की। लेकिन आपको समझ में आया साल के एंड में कि भैया इसमें तो 1500 आपने प्रीपेड पे कर दिया है, तो हटाना है। हटाने के लिए क्या करूँगा, ये इंश्योरेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा 1500 से, और कहाँ डाल दूंगा? जैसे मैंने बताया ये प्रीपेड इंश्योरेंस में डाल दूंगा, यानी कि ये जो 1500 रुपये है ये किस चीज़ का है, प्रीपेड है, तो उसका नाम लिख दिया हमने, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में डाल दो। तो अब आपका जो फ्यूचर में क्या होगा कि 1500 रुपये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, ये आपने ये प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट में इसलिए डाल दिया। यानी कि अगर अगले साल आएगा ना, तो अगले साल जब आप इंश्योरेंस की एंट्री करोगे तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट अगले साल करो। मैं देखो अगले साल क्या होगा, जब आप इंश्योरेंस की एंट्री करोगे तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट करोगे, लेकिन टू कैश अकाउंट नहीं करोगे। वो खर्चा टू कैश अकाउंट नहीं करोगे, खर्चा तो होगा अगले साल, लेकिन ये खर्चा आपका पे नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आपने पे पहले ही कर दिया था, और वो पे पहले ही कर दिया था वो आपने किस अकाउंट में डाल दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस में। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये खर्चे को पे कर दोगे, यानी कि प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को जो आपने पहले डेबिट किया था फिर उसे अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे जब अगले साल आएगा। तो ये फ़ायदा हो जाता है इसके अंदर, अगले साल आपको खर्चा पे नहीं करना पड़ेगा इंश्योरेंस का, वो आप प्रीपेड इंश्योरेंस से पे करवा दोगे, कैश अकाउंट से कम नहीं करोगे। आप ये प्रीपेड इंश्योरेंस जो आपने डेबिट किया उसी अकाउंट से इसको पे कर दोगे, तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा बाद में जाके। तो अभी एंट्री क्या होगी, ये वाली, अभी हम इस साल खड़े हैं, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये आपका एसेट बन गया, आपका फ्यूचर में बेनिफिट देगा, फ्यूचर में आपको पे नहीं करना पड़ेगा, और ये आपका 1500 से। और टू इंश्योरेंस को अकाउंट को कम कर दूंगा क्योंकि आपका ये एडवांस आ गया था, तो यहाँ लिखिए बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस, जो आपने प्रीपेड इंश्योरेंस करा उसको एडजस्ट कर दिया आपने, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, या आपने एडजस्ट कर दिया इंश्योरेंस के साथ। सिंपल ऐसे एंट्री करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है कि भैया कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वॉज 1,06,000 रुपये। क्या कह रहा है वो देखो कि भैया कमीशन मैनेजर को ड्यू है, यानी कि देनी है 6%। 6% कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट का। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए कि उस कमीशन को चार्ज करने के बाद,
यानी कि जो भी नेट प्रॉफिट होगा वो कमीशन को माइनस करने के बाद जो आएगा नेट प्रॉफिट, उसका 6% निकालना है। और हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो कह रहा है कि कमीशन से पहले वाला दे रखा है। यानी कि देखो, इसका मतलब है कि हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। हमें तो नेट प्रॉफिट दे रखा है उस कमीशन से पहले माइनस करने वाला। हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,06,000 रुपये, यानी कि उसमें से कमीशन माइनस नहीं हो रखी, लेकिन हमें 6% इसका नहीं निकालना। वो कह रहा है कि इसमें से उस पहले वो जो कमीशन इसकी देंगे, जो मैनेजर को कमीशन देनी है, जो नाम आएगा मैनेजर्स कमीशन, इसमें से पहले वो मैनेजर कमीशन माइनस करनी है, फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 6% निकालना है, उसका से, यानी कि नेट प्रॉफिट फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाएगा। लेकिन सर मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो प्रॉफिट हमारे पास है ही, कमीशन तो मेरे पास गिवन ही नहीं है, यही तो निकालना है। तो मुझे कैसे पता कि भैया ये 6% कैसे निकाल लूँ उसका? पहले 1,06,000 से कमीशन माइनस करूँगा तभी तो ये आएगा, तो उसका 6% निकालूंगा। मुझे कैसे पता सर? बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं पता, लेकिन मैथमेटिक्स से तरीके से निकाल सकते हो। पहले मैं थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ। भैया मुझे एक चीज़ बताओ, इसको मैं एक्स नहीं मान सकता? नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स मान लेते हो, कमीशन एक्स है मान लो। तो इसका मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन कितना आ जाएगा? 1,06,000 में से एक्स माइनस करेंगे, यही तो आएगा 1,06,000 में एक्स। तो पहले ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूँ। तो इसका मतलब इसका 6% निकालना था। तो ये देखो, हमें क्या निकालना है? 6% ऑफ 1,06,000 रुपये माइनस एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये जो 6% हमें इसका निकालना है, ये इसके इक्वल नहीं आ जाएगा? यही तो कमीशन है। कमीशन कैसे निकाला जाती है? वो कह रहा है कि कमीशन निकालनी है इस नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन से। तो इसका 6% हमने क्या माना है? एक्स माना है, यही तो करा है हमने, एक्स मान ली मैनेजर कमीशन। और ये मैनेजर कमीशन कैसे निकालते हैं? 6% इसका। तो यानी कि इसका 6% एक्स के बराबर नहीं आ गया, तो सोल्व कर लो, सिंपल। भैया 6% पहले निकालो, 1,06,000 रुपये का कितना आ गया? 6 जा 36, तो ये आ जाएगा 636, जीरो से 2 जीरो कट गई यहाँ पर, -6/100 एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, 6360, और ये माइनस में आगे इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 100 यहाँ पर एलसीएम आ गया, 100x + 6x, फिर हो गया यहाँ पर 6360, इसको 100 को इधर ले जाओ, और ये हो गया 106x, 106x हो गया। और उसके बाद 100, अब ये हो जाएगा 636000, 106 इधर नीचे चला गया, तो 106 से कैंसिल कर दो उसको। अभी तो करा था 106 को 6 से मल्टीप्लाई करके तो आता ही है, तो 6,000 नहीं आ गया क्या? तो 6,000 रुपये कमीशन आ गई, यही तो निकालना था, सिंपल आ गई। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है? 6,000 रुपये। यही हमें चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए, हमें 6,000 रुपये ही निकालनी थी, इसी की तो एंट्री करनी है। तो यही तरीका है, आप ट्रेडिशनल मेथड ही फॉलो करो। एक और भी तरीका है शॉर्टकट वाला, अभी उसको आपको समझ नहीं आएगा वो, तो ये सबसे आपके लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो यही तरीका फॉलो करो आप। तो 6,000 रुपये कमीशन आ गई। एक बार दोबारा समझ लो कि भाई हमने कमीशन पता नहीं था, तो एक्स मान ली, इसको माइनस करने के बाद इसका 1,06,000 माइनस एक्स, इसका 6% निकालना था। तो इसका 6% ही कमीशन था, यानी कि इसका 6% निकाल के कमीशन आनी थी, और कमीशन को मैंने मान लिया एक्स, तो एक 6% ऑफ दिस इज इक्वल टू एक्स। तो वहाँ से सोल्व करके एक्स आ गया। तो हमें बस इसकी एंट्री करनी है। तो मैनेजर कमीशन को ड्यू करने की एंट्री करनी है। ड्यू का मतलब वही चीज़ कि पे करना थी, करी नहीं। ड्यू का मतलब ये होता है कमीशन ड्यू टू मैनेजर, बकाया। तो कमीशन ड्यू है मैनेजर को कमीशन देनी थी, वही चीज़। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है? अभी क्या कर रहे थे कि कमीशन देनी थी, जैसे कि अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी कमीशन, अब कमीशन अकाउंट आएगा। वेजिस अकाउंट पहले खर्चा था, अब यहाँ पर खर्चा कौन सा है? यहाँ पर कमीशन ना लिखो, मैनेजर की कमीशन। खर्चे का नाम क्या है? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 6,000 से। इसको आप वर्किंग नोट बना लेना, एक यहाँ पर लिख देना वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। वर्किंग नोट जरूर बना लेना, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, और यहाँ पर आप सही तरीके से लिखना कि लेट एक्स बी
मैनेजर कमीशन, एक्स मान लो मैनेजर कमीशन को, उसके हिसाब से करें, ठीक है। तो मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट, ये पे करनी थी, करी नहीं, तो कहाँ डाल दूंगा, आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। जो भी साल की, ये आउटस्टैंडिंग क्यों है ध्यान समझना, क्योंकि साल की एंड में, साल के एंड में पता चला कि ये ड्यू है, तो इसका मतलब ये पे कर ही नहीं आपने। अगर ये साल के एंड में नहीं होती, इसका मतलब पे कर देते। साल के एंड में सारी एंट्री कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है, और बता भी रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्री कर रही है, तो इसका मतलब ये पे करनी थी, आपने करी नहीं, दैट्स वाई मैं इसको आउटस्टैंडिंग में डाल रहा हूँ, ठीक है। और ड्यू का मतलब यही होता है फिर कि आपने पे करना था, करा नहीं है। तो यहाँ लिखेगा बीइंग मैनेजर्स कमीशन, being managers commission due on net profit after charging such commission, उसी कमीशन को माइनस करने के बाद 6% निकालना था, वो हमने करा है, ठीक है। लास्ट देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड। ये भी मुझे बताओ क्या बन गया कि इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, मतलब कि इंटरेस्ट लोन पे ड्यू था और आपने पे नहीं करा, यानी कि आउटस्टैंडिंग नहीं बन गया कि आपने कोई खर्चा पे करना था, करा नहीं है। और लोन आपने कितना ले रखा था, 1.5 लाख का, और 9% का था, और 9 महीने का बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 9 महीने पहले लोन लिया था। इसका भी आपको वर्किंग नोट आना है। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट कब बनता है, सारी जनरल एंट्री करने के बाद, नीचे सबसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मुझे तो लोन कितने का लिया, लोन आपने लिया था 1.5 लाख का, और कब लिया था, बिफोर 9 मंथ्स, ठीक है, मतलब 9 मंथ बिफोर 9 मंथ पहले लिया। तो और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो है 9% पर एनम, पर एनम का मतलब साल के हिसाब से 9%। तो हमें देखो अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन तो 1.5 लाख का लोन है, 1.5 लाख का 9% निकालना है, लेकिन ये 9% पता क्या है, पूरे साल का है। अगर मैं खाली 9% निकाल लूँगा तो ये पूरे साल का आ जाएगा इंटरेस्ट, कितना पे करना है। लेकिन हमें 9 महीने पहले लिया हमने लोन, तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो 9 महीने का पे करना था ना, इसका मतलब पूरे साल का थोड़ी करना था। हाँ, ये इंटरेस्ट का रेट पूरे साल के हिसाब से है, बट हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें 9 महीने के हिसाब से निकालना। ये पूरे 12 महीने का है, तो 12 महीने का है ना, तो कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे निकालो कि बताओ 1 महीने का कितना होगा। तो 1 महीने का निकालने के लिए पहले 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये 9% पूरे साल का है, 12 महीने का है। पहले निकालो कि 1 महीने का